हर घंटे 600 से ज्यादा नए कोरोना केस, हर घंटे कोरोना से 3 मरीजों की मौत। बंगाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि पूरे बंगाल में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव है और कोलकाता में हर दूसरा शख्स कोरोना संक्रमित है। राहत की बात सिर्फ ये कि बंगाल में चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है। कल मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग भी अब एक्शन में आता नजर आ रहा है। 2 मई को 5 राज्यों में विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है, यानी कोई भीड़ भाड़ नहीं नजर आएगी। चुनाव आयोग का फैसला बहुत देर से लिया गया फैसला है। आज इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही बंगाल में कोरोना से जंग की क्या तैयारी है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि 2 मई को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगाई है। कोरोना को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है। दरअसल में मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए हैं। 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आने हैं और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग का निर्देश कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। उस पैनल के साथ बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको कोलकाता से हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता में वैक्सीन की भारी कमी हो चुकी है। कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। कोविशील्ड भी कुछ ही सेंटर्स पर मिल रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट, खासकर कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 50% हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें वैक्सीनेशन सेंटर्स की हालत, यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हैं। जैसे इस समय हम AMRI हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। 3 काउंटर्स यहाँ पर बनाया गया है, जो 3 काउंटर्स में कोविशील्ड के सेकेंड डोज भी यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है और पूरे कोलकाता में ही जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, बहुत अनसर्टन है, क्योंकि इस अस्पताल में कुछ दिन पहले तक कोविशील्ड भी नहीं था। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना है कि काफ़ी तादाद में वैक्सीन तो केंद्र सरकार ने भेजा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बावजूद इसके कोलकाता के बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। सरकारी अस्पताल की बात तो आप पूछिए नहीं, क्योंकि वहाँ कतारों में लोग खड़े हैं, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर इस महामारी को थोड़ा सा भी कंट्रोल करना है तो लोगों को वैक्सीनेट करना काफ़ी ज़रूरी है। 18 साल के ऊपर जिन लोगों को वैक्सीनेट होना है उन्हें कल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी 28 तारीख से 1 तारीख यानी 1 मई से उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन स्थिति अगर ऐसी बनी रही कि जहां जो सीनियर सिटीजन्स है 45 साल के ऊपर तक जो है, उन्हें अगर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच जो गैप होना चाहिए उससे ज़्यादा गैप बन जाता है और वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर 18 साल से लेकर आगे तक के जिन लोगों को नए सिरे से वैक्सीनेट किया जाएगा 1 मई से, उनका क्या होगा, क्या वैक्सीन अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तापस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। तो ये वो शहर है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 50% है, यानी हर दूसरा व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसका बचाव एक बड़ा वैक्सीन है। और वैक्सीनेशन को लेकर जो संकट है वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा। लेकिन सवाल चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहम्मद आमीन साहब जुड़ चुके हैं, आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। चुनाव आयोग के वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बप्पा चटर्जी साहब जुड़े हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रवि ओझा साहब TMC के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन NK सिंह सर, चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए 2 तारीख को कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा कोरोना के मद्देनजर। चुनाव आयोग ने आखिरी बार यह कब कहा था कि विजय जुलूस निकाला जाए चुनाव के नतीजों के बाद? मतलब आज ऐसा क्या चमत्कारिक बात कही है चुनाव आयोग ने? बड़ा अफसोस भी होता है और इतना तीखा सवाल है, शायद कुछ शर्म चुनाव आयोग को आए। आज जब सब कुछ आप लुटा चुके हैं, सब कुछ लुट गया है, तब आप कह रहे हैं कि रैली नहीं निकाली जाएगी। आपको पहले अंधे थे, आप समझ में नहीं आ रहा था। पूरे ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट्स रोज हिंदुस्तान के अखबारों में आ रही थी, भारत की आ रही थी, वेस्ट बंगाल की आ रही थी। पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं कि 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि नेशनल एवरेज के लगभग 3 गुना है, 1000 से कुछ ज्यादा ही है। तो आपको समझ में नहीं आया कि जब ये पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, लो लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें आप अगर ये बेबाक, वो तो कहिए एहसान मोदी जी का कि उन्होंने कह दिया कि लास्ट में आते आते मोदी जी को ब्रह्म ज्ञान आया और उन्होंने कहा कि साहब मैं रैली नहीं करूंगा। उसके 1 घंटे बाद चुनाव आयोग को भी वही ब्रह्म ज्ञान आता है और वो कहता है साहब रैली वैली नहीं, और अब ये ऑर्डर देता है कि साहब उसके बाद विजय जुलूस न निकालिएगा। विजय जुलूस भी इस मौके पे क्या निकलना चाहिए, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है कि जो वो रैली निकल रही थी
जिसमें देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुंह खोले घूम रहे थे और उनके लोग घूम रहे थे। एक ही ट्रक पे 50 और 60 आदमी खड़े थे और नीचे लोग हजारों की तादाद में थे, तब आपके समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन अपराध तो कर ही रहा है, मजाक भी कर रहा है, पब्लिक हेल्थ के साथ मजाक कर रहा है और आने वाले दिनों में शायद जो ये होने जा रहा है ये बेलगाम होगा और बहुत लोग मरने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी तपस्यन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मोहम्मद अमीन सर, हो सकता है मेरे शब्द आपको थोड़ा बुरे लगें, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की जो इस पूरे चुनाव के दरमियान भूमिका है वो शर्मनाक है? देखिए, ये आप लोगों का जो तथ्य है वो आप जाने, लेकिन जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी पहले, क्योंकि उस समय ये ऐसी वैश्विक महामारी इतनी भयंकर स्थिति में नहीं थी। ये जब हमारे 5 चुनाव की तारीखें निकल गई, अब लास्ट चुनाव रह गया है, तो ये छठे में दौर में इस तरह की मुसीबत आई है। और अगर इस तरह की मुसीबत होती तो उस पर चुनाव आयोग विचार करता। अब देखिए, जहां तक सवाल है कि इसमें कोर्ट भी आगे आ गए, सभी लोग आ गए और इस तरह की स्थिति बनी है। इसके लिए देखिए, चुनाव आयोग के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है चुनाव करा के। चुनाव आयोग ने जो किया है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र हैं, तो अमीन साहब, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने अपने उन ताकतों का, अपने उस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया? क्या चुनाव आयोग वास्तव में जो आर्टिकल 324 है उसी के तहत काम करता नजर आया पश्चिम बंगाल के चुनाव में? क्या चुनाव आयोग जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 57 है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपदा है, अगर इमरजेंसी है, तो चुनाव को टाला तक जा सकता है, क्या चुनाव आयोग अपने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करता नजर आया इस चुनाव में? क्या चुनाव आयोग का कोई विवेक नहीं था कि वो समझे कि किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं एक्सपर्ट्स की? देखिए, जिस वक्त ये बात आई थी तो बिहार में चुनाव हुए और आसानी से चुनाव हुए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और यहाँ भी सारी स्टेट में चुनाव हो चुके थे। बंगाल के लास्ट फेज में 6, 7 और 8 फेज के अंदर ये समस्या आई है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल भी चुनाव हुए, जो हमारा 7वां फेज था और अब 8वां फेज होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने चुनाव होना अलग बात है, चुनाव के चलते मौत और संक्रमण का आंकड़ा बढ़ना उसी से जुड़ी दूसरी बात है जो कहीं ज्यादा गंभीर है। कोलकाता में जहां 7वें चरण का चुनाव आपके मुताबिक शांतिपूर्ण हो सकता है, वहां पॉजिटिविटी रेट 50% है सर। पूरे सूबे में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 25% से ज्यादा है। हर चौथा व्यक्ति कोरोना का संक्रमित है। चुनाव तो हो रहे हैं कागजों में शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। तो सारी पार्टियों को आगे आगे कहना चाहिए, कोई एक पार्टी से मतलब नहीं है, सारी पार्टियों को आगे आगे बोलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, होम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, लिख के देना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं चुनाव। उसमें इलेक्शन कमीशन फिर लेगा अपना स्टेप। ये कहने से काम नहीं। सुबीर भौमिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भौमिक सर, आप सुन रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब को, आप चुनाव आयोग के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। क्या वाकई चुनाव आयोग की इन दलीलों में कुछ दम नजर आता है सर मौजूदा वक्त की चुनौतियों में? देखिए, इसमें 3 चीज मैं कहूंगा। अभी जो हालत है वो ये कि साहब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टॉसिंग द बॉल इन समबडी एल्सेस कोर्ट। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना चाहिए। आप कोई भी भाजपा वाले से पूछ लीजिए कि आप लोगों ने 8 चरण में चुनाव के ऊपर बल क्यों दिया, कहेंगे साहब ये चुनाव आयोग ने फैसला किया। अब हम साधारण नागरिक क्या एक बार चुनाव आयोग के पास जाएं, एक बार इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएं? ये अपने आप में बहुत ही बेहुदा एक पोजीशन ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा और मैं एनके सिंह सर ने जो कहा पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूं कि बंगाल में मान लेते हैं हिंसा होता है सब कुछ, बट असम के साथ 3 चरण एक साथ होने के बाद वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको आराम से बंगाल में लाकर ज्यादा से ज्यादा 4 मैक्सिमम 5 चरण के अंदर चुनाव खत्म हो सकता था। इसको 8 चरण खींचने का जो हिसाब है वो आज के तारीख में स्पष्ट हो चुका है। एनके सिंह सर ने खुलासा कर दिया और इसको किसी को कोई शक नहीं है कि भाजपा के बड़े लीडर मोदी जी, अमित शाह जी खुद चाहते थे। होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट था कि 8 चरण में होना चाहिए, वायलेंस होगा, ये होगा। अब ऐसा है साहब कि पहले आपने शेड्यूल बना लिया, ठीक है, बट जब एक एक्सेप्शनल हालत होता है
आज के तारीख में समझ लीजिए, मैं एक सवाल आपसे अनुराग पूछता हूँ, चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चाइना के साथ जंग छिड़ जाता है, तो आप उसी लिहाज से पेश आओगे जैसे कि नॉर्मली पहले हो रहा था? बिल्कुल नहीं। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन के साथ डील करने के लिए उतना भी एक्सेप्शनल दिमाग का जरूरत नहीं होता है, थोड़ा कमिटमेंट और थोड़ा कॉमन सेंस का जरूरत होता है, जो कि हमें देखने को नहीं मिला। और जो आप कह रहे हैं सर, उसका प्रावधान भी ऐसा नहीं है कि नए सिरे से कोई कानून बनाना होगा। एनके सिंह सर मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूं, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी धारा 57 में यही प्रावधान है कि अगर आपातकालीन स्थिति है, अगर आपदा है, तो आप टाल सकते हैं, आप फैसला ले सकते हैं अपने विवेक के आधार पर। सवाल यहाँ विवेक को लेकर है। मैं आऊंगा सर आपके पास। रवि ओझा साहब हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बाप्पा चटर्जी, बीजेपी ने स्वागत किया चुनाव आयोग के फैसले का, ये कहते हुए कि हम विजय रैलियां नहीं निकालेंगे। अगर चुनाव आयोग ये ना कहता तो क्या विजय रैलियां निकालते आप अगर आप जीतते तो? क्या आप भी चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, पहले से ही हम लोगों का पार्टी का स्टैंड रहा है कि कोरोना के इस महामारी को देखते हुए किसी भी तरह का विजय जुलूस या इससे हम लोग विरत रहेंगे, ये हम लोग का स्टैंड पहले से रहा है। आज चुनाव आयोग ने इसका घोषणा किया है, हम लोग तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो कोरोना का परिस्थिति के लेके बातचीत कर रहे हैं, ये पूरा विषय जो बातचीत कर रहे हैं, ये ग्राउंड, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की इस बात का कोई मतलब नहीं है, आप पहले ही फैसला ले चुके थे कि आप अगर जीतते हैं तो आप कोई विजय रैली नहीं निकालेंगे। चुनाव आयोग का जो भी डिसीजन है उसको हम लोग सर्वसम्मति से उसका स्वीकृति प्रदान करते हैं, और बहुत अच्छा डिसीजन है कि किसी भी तरह का विजय जुलूस ना निकले, ये इससे हम लोग सहमत है और हम लोग इसको मानते हैं। अगर आप ऐसी सहमति प्रदान करते हैं बाप्पा चटर्जी, अगर आप इतनी सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो चुनाव आयोग ने तो जब तारीखों का ऐलान किया था तब भी कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। क्या 7 चरण के चुनाव के दरमियान आपकी पार्टी के नेताओं ने उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कही थी कोविड प्रोटोकॉल का क्या पालन किया आपने चुनाव आयोग की बातों को स्वीकृति और सम्मान देते हुए? बाप्पा चटर्जी, सवाल सीधा है मेरा सर, सीधा जवाब दीजिए। टीएमसी के सवाल का जवाब रवि ओझा देंगे। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि बंगाल का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10 साल से, अरे सर, चुनाव की रैलियों में भीड़ जुटाएं आप, और जब लोग अस्पताल में जाएं बीमार होकर तो सवाल खड़ा करें टीएमसी पर, ये जायज है क्या बात? जो लोग भीड़ पे आ रहे हैं वो टीएमसी के रैली में भी आ रहे हैं, वो बीजेपी, अरे जो आपकी रैली में आ रहे हैं, सवाल उससे जुड़ा है बाप्पा चटर्जी, उसका जवाब दीजिए ना। चुनाव आयोग की बातों का अगर इतना सम्मान था तो 7 चरण तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया? कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही चुनाव को लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जगह इंसान का जो भावावेश है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, ये किसी के कंट्रोल का। सर, लीडरशिप किस चीज के लिए होती है? लीडरशिप उसी भावावेश को कंट्रोल करने के लिए होती है, लीड करने के लिए होती है बाप्पा चटर्जी। लीडरशिप इस काम के लिए नहीं होती है कि भावावेश में वो भी बह जाए। विवेक का इस्तेमाल कौन करता है? नेता करता है सर। भीड़ के पास टोटल इंस्ट्रक्शन, टोटल डिटेल दिया गया है, सभी को बार बार करके बोला गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर आपकी कॉलोनी के आपके कार्यकर्ता आपकी इस दलील से सहमत हो जाएं तो बड़ी बात होगी सर। मुझे हैरानी है कि आप इस तरीके की दलील दे रहे हैं। रवि ओझा, जो सवाल मैं बाप्पा चटर्जी से पूछ रहा हूं वही सवाल मैं जरा आपसे भी पूछता हूं। सारे राजनीतिक दलों ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है अपने। रवि ओझा, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और क्या वाकई आपकी पार्टी भी गंभीर रही चुनाव आयोग की अब तक की जो अब से पहले जो बातें कही गई हैं उनको फॉलो करने के लिए? ईमानदार जवाब दीजिएगा रवि ओझा। जी बिल्कुल, लाशों की राजनीति हम नहीं करते, मौतों पर राजनीति करना हम नहीं चाहते। आप सभी को सबसे पहले शुभ संध्या, और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ। जो आपने कहा, देखिए मेरी पार्टी का स्टैंड पहले से बहुत क्लियर रहा। क्या स्टैंड रहा रवि ओझा आपका? सर हेलो जी रवि ओझा, बताएं क्या स्टैंड रहा आपकी पार्टी का? जी, मैंने वही कहा कि जो 8 चरण में चुनाव कराए गए, 8 चरण के चुनाव का विरोध हमने शुरू से किया, और उसके बाद में पूरे देश में जिस तरीके से 8 चरण के चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर अब तक तो बहुत गंगा में पानी बह गया। तारीखों के ऐलान के बाद से 7 चरण के चुनाव तक आपने क्या किया वो बताइए ना साहब। पूरी बात सुन लेंगे तब तो मेरी बात समझ में आएगी ना, शुरुआती दौर में काट देंगे तो कहां से समझेंगे? नहीं, बिल्कुल सुनाइए। उसके बाद जब संक्रमण बढ़ने लगा पूरे देश में, जो हालत हमने गुजरात में, उत्तर प्रदेश में देखी, और उसके बाद में जब यहाँ पर
कुछ प्रत्याशियों को हमने कोरोना से संक्रमित होकर के मौत के मुंह में जाते हुए देखा, तब मेरी पार्टी ने ये गुहार लगाई थी कि 3 चरण के चुनाव 1 चरण में करवा करके खत्म कर दिए जाएं। सारी पार्टियों ने माना था, लेकिन नहीं, अगर कोई माना तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी और इलेक्शन कमीशन नहीं माना। अभी बैठ करके जो चुनाव आयोग से हैं मोहम्मद अमीन साहब, वो कह रहे थे कि अधिकार क्षेत्र के बारे में बातें कर रहे थे। साहब, चुनाव आयोग के अधिकार को हम मानते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए जितने आदेश उन्होंने दिए हैं हर आदेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आदेश मौतों का सबब बन जाएगा, लोगों की जानें लेने लगेगा, तो हम ना उस चुनाव आयोग को मानेंगे और ना उसके आदेश को मानेंगे। चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करती रही, और आज जो ये दिया गया है, ये जो आदेश दिया गया है कि 2 तारीख के बाद में विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं है। बप्पा चटर्जी ने स्वागत कर दिया है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई प्रोटोकॉल नहीं माना है, कोई गाइडलाइन नहीं माना है। जब इनके नेता, इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से एक पत्रकार सवाल करते हैं कि साहब आपकी रैली में कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो कहते हैं कि किया जा रहा है। उसने कहा कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो जेपी नड्डा जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए कहते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं, इसलिए आप रवि ओझा, सवाल टीएमसी से जुड़ा था, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बापा चटर्जी कर रहे हैं। टीएमसी से सवाल पूछा है तो टीएमसी का जवाब दीजिए ना सर। टीएमसी का जवाब तो मैंने दे दिया कि हमने तो शुरुआत में कहा कि 3 चरणों के चुनाव को 1 चरण में अरे सर, तब से लेकर अब तक बहुत पानी बह गया। 7 चरणों का चुनाव हो गया, 7 चरणों के दरमियान का टीएमसी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? सवाल सिर्फ ये था मेरा, इसका जवाब दीजिए ना सर। सुनिए, जब चुनाव आयोग ने ये निर्देशिका की कि 500 व्यक्ति ही रैलियों में रहेंगे, उस समय भी मेरी पार्टी ने रैलियां नहीं की, मेरी नेत्री ममता बनर्जी ने नहीं की, अभिषेक बनर्जी ने रैली नहीं की, हमारे तमाम रोड शोज को कैंसिल कर दिया गया। आप उठा करके इस चीज को देख लीजिएगा। हम बहुत संवेदनशील पार्टी से आते हैं साहब, लोगों की जान हमारे लिए बहुत कीमती। ठीक है, जो आपके दावे हैं उनकी हकीकत क्या है जरा समझ लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, तापस सेन गुप्ता और धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र, जो बात यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं रवि ओझा, वो कह रहे हैं कि हमने तो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा पालन किया है कोविड प्रोटोकॉल का, चुनाव आयोग के फैसलों का। क्या वाकई जमीन पर आपको ऐसा नजर आया? देखिए, एक चीज़ साफ तौर पर देखनी चाहिए कि क्या टीएमसी के पास और बीजेपी के पास यहाँ इस समय चुनाव हो रहा है, चुनाव के वक्त दोनों पार्टियों का से बराबर हो सकता है, लेकिन किस पार्टी पे बंगाल की जिम्मेदारी ज़्यादा है ये भी देखी जा सकती थी, और किसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव को अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए था। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैंने तमाम रैलियाँ कवर की हैं, शुरुआत के रोड शो से शुरू किया है। ममता बनर्जी जब यहाँ एस्प्लेनेड रोड तक मार्च किया था, उससे लेकर तमाम रैलियों में, तो मुझे कहीं ये नहीं दिखा कि वहाँ इस बात का पालन किया जा रहा हो या वहाँ मास्क लगाए जा रहे हो। कोई भी एक भी बार मंच से ये सुनने के लिए शायद हम तरस गए। हम लोग बात क्या करते थे कि क्या एक बार ये कहेंगे कि दूरी बनाए रखें, क्या दूरी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, तो क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा अनुराग कि पिछले जो पहली वेव थी उसको कैसे कंट्रोल किया गया था। यहाँ तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही आप ये बात मान सकते हैं कि पार्टी किस तरह से, ये तमाम पार्टियां फैसले कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बीजेपी की पूरी रैलियों में, रोड शो में और उसमें देख रहे थे कि किसी किस्म का, यहाँ तक कि जब बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे पर आपको किसी के मास्क नहीं दिख रहा था। उसी तरह से अगर आप यहाँ टीएमसी की रैलियों में जाते थे तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग या इस तरह की कोई बात करने की कोई जरूरत उनको नहीं दिख रही थी। जबकि पिछली बार की लहर में सबसे ज्यादा बंद इंतजामी के शहरों में ये भी एक शहर शामिल था। याद होगा डॉक्टर खान की वो फेसबुक पोस्ट जिस पर उनको अंदर जाना पड़ा था। ऐसे कई सारे मैं उदाहरण गिना सकता हूं कि किस तरह से यहाँ पिछली बार की पहली लहर का भी कोई सबक नहीं लिया गया, और टीएमसी के नेता जो दावा कर रहे हैं जमीन पर वैसा आपको नजर नहीं आया। और तापस, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नेता अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे, क्या उसमें आपको कहीं प्रोटोकॉल नजर आया? क्या वहां आपको कोरोना को लेकर जागरूक करते नेता नजर आए? जी देखिए, 2 पहलुओं में मैं जवाब देता हूं। ना तृणमूल कांग्रेस और ना बीजेपी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई किसी ने भी शुरुआती तौर पे रैलियों में कंट्रोल नहीं किया। एक से आगे जाकर दूसरा कैसे टक्कर दे, अगर एक 50,000 के लोगों का जमावड़ा करता है तो दूसरा 1 लाख का कैसे करे, इसकी एक कंपटीशन लगी हुई थी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। चाहे वह ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ले ले, अमित शाह मोदी ले ले, योगी आदित्यनाथ ले ले, मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, किसी ने नहीं। अगर आप गौर करेंगे, मीडिया को भी जब इंटरव्यू दिया जा रहा था, ट्रक्स में बैठ के बीजेपी के नेताएं जब इंटरव्यूज दे रहे थे, किसी के पास मास्क नहीं था, बिना मास्क के वो लोग कर रहे थे बात। जो अगर आप लीड कर रहे हैं तो आपको सामने से लीड करना पड़ेगा। हजारों के तादाद में लोग
लोग आपको फॉलो करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल नेता ने ये फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स है। मेरा एक सीधा सवाल है, बीजेपी सेंटर में है, क्या वो बता सकते कि पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में कोवैक्सीन कब तक उपलब्ध होगा? कोविडशील्ड अस्पतालों में क्यों नहीं है? लोग कतारों में बाहर खड़े हैं जो सीनियर सिटीजन्स है, और कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। 18 साल के ऊपर लोगों को कोविडशील्ड लगेगा। अगर आपके तरफ से जो प्लानिंग किया गया था, क्या था उनके तहत, अगर अभी इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन नहीं है, कब तक मिलेगा? ठीक है, क्या राज्य सरकार बप्पा चटर्जी, जो सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता ने खड़ा किया है, उन दोनों सवालों के जवाब आप दीजिएगा ईमानदारी से। मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक अपील भी लगातार न्यूज नेशन आपसे कर रहा है, और अपील यही है कि आप इस संकट के बीच कैसे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जान बचाने की मुहिम लगातार चला रहा है न्यूज नेशन। कोरोना से देश को बचाने के लिए अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, अगर आप कोरोना पॉजिटिव के दौर से ठीक हो चुके हैं, 22 दिन हो चुके हैं आपको ठीक होकर, तो प्लाज्मा डोनर के तौर पर आगे आइए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9711002266। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए और जिंदगी बचाइए उन लोगों की जो इस वक्त प्लाज्मा के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब एक जरूरी खबर, इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर की डिटेल भेजें और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भूमिका निभाएं। तो बैटल ऑफ बंगाल में आज बात चुनाव आयोग के उस फैसले की जिसमें कहा गया है कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत का जश्न नहीं मनाएगी, कोई विजय रैली नहीं निकाली जाएगी। सवाल ये कि क्या देर आए दुरुस्त आए या बहुत देर कर दी सरकार आते आते, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मोहम्मद आमीन साहब हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं चुनाव आयोग के। एनके सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब हैं हमारे साथ। बीजेपी के नेता बप्पा चटर्जी हैं। टीएमसी के नेता रवि ओझा साहब हैं। हमारे 2 सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। अब जो सवाल यहां पर अमीन साहब आपने सुना सुबीर भौमिक जी उठा रहे थे कुछ देर पहले, वो ये कि आप पॉलिटिकल पार्टी पर पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि देखिए साहब, जो चुनाव आयोग कर रहा था हम तो सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे थे। विवेक का इस्तेमाल कोई कर रहा था क्या? विजडम का इस्तेमाल कोई कर रहा था? जब चुनाव आयोग जिलों के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर देख रहा था नेताओं को कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, कितने एसडीएम कितने डीएम को सस्पेंड किया गया, उनका तबादला किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, सवाल इस बात का, जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव की तैयारियों से पहले सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाता है। अभी मैं सुन रहा था टीएमसी वालों को भी और बीजेपी वालों को भी, आपने देखा होगा सारी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है, उनसे पूरी सहमति ली जाती है और उनको बताया जाता है कि चुनाव आयोग के क्या कंडक्ट होंगे और रूल्स होंगे, उसको आपको फॉलो करना है। अगर नहीं फॉलो किया तो उसके लिए हमारे क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर्स हैं एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि अभी सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बंगाल के अंदर 8 फेज में इलेक्शन किया गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश है, उसका जो वेस्ट बंगाल प्रदेश है वो 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। उसमें बांग्लादेश है, भूटान है और नेपाल है। बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई सत्ता से परे नहीं है। आपको पता होगा कि जो इससे पहले भी चुनाव हुए हैं उनमें खून खराबे करने के लिए भूटान और नेपाल से भी इतना बड़ा खतरा था कि 8 चरणों में चुनाव को करना पड़ा। वो नेपाल जहां पर कहां सीमाएं बदल जाती हैं बिहार और नेपाल के बीच, पता नहीं चलता। और सारी एजेंसियों से, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, सारी एजेंसियों से बात की जाती है, वहां के लोकल नेताओं से भी बात की जाती है और केंद्र के इनकी पार्टी के नेताओं से भी बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पे आरोप लगा रहे हैं किसी के फेक पार्टी के साथ में, और ये हमेशा हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ में। ये हर दूसरी पार्टी ने जो पावर में नहीं थी उसने उसके ऊपर आक्षेप लगाए हैं, चाहे वो पहले बैलेट की पेपर की बात हो, चाहे ईवीएम की हो या वीवीपैट की हो। और आज जब ये बात आई है, देखिए ये देखा गया है
ये अभी तक तो जो हो गया सो हो गया। अब कोर्ट से भी ऑब्जेक्शन किया और चुनाव एक सख्त हुआ। नहीं, मेरा जो बुनियादी सवाल था सर आपसे वो ये कि क्या किसी ऑब्जर्वर, क्या किसी जिलाधिकारी, क्या किसी एसडीएम को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर की गई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? क्या चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रहा पिछले 7 चरण के चुनाव में? हम सुनिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उसकी रिपोर्ट पे सारी कार्रवाई थी और उसकी जो कार्रवाई है वो हमारे लोकल ऑब्जर्वर्स जो बाहर से गए हुए हैं या वहाँ के अधिकारी हैं, जो रिपोर्ट देते हैं उन रिपोर्ट्स पे एक्शन लेता है इलेक्शन कमीशन और उसका संज्ञान लेता है। उसमें नोटिस जारी, आपने देखा होगा इससे पहले भी सारे नेताओं को नोटिस जारी किए गए। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने बात कहा है कि अभी जो कल आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इसलिए चुनाव आयोग ने स्पेशली जारी किया है कि अभी चुनाव के जो परिणाम आने हैं उसके लिए सख्ती इसलिए बरती गई कि ये रूल पहले से है, कोई आज नया रूल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। सर ये नियम इसलिए जारी किया है क्योंकि मद्रास की अदालत ने कहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालात की भयावहता को समझिए सर। चुनाव आयोग ने अभी भी अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अदालत की फटकार के बाद डरते हुए ये बात कही है। कल सुना है आपकी बात को, न्यायालय की बात को भी सम्मान करते हैं आप, और इलेक्शन कमीशन की समीक्षा करता है। नंबर 1, उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि कैसे होंगे इलेक्शन के काउंटिंग, और जहां तक सवाल है उससे आगे बढ़ के हमारे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। सुनिए, ये चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उन रैली को रोकने के लिए कि उससे स्प्रेड होगा, उसको अभी से प्रिकॉशन लेके कर दिया गया है। सर वो हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग कहता है कि कोई रैली ना निकाली जाए, कोई किसी तरीके से प्रदर्शन ना किया जाए शक्ति का। ठीक है सर, ठीक है। एनके सिंह सर, जो बात यहाँ पर मोहम्मद आमीन साहब कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सबसे बेहतर तरीके से स्वतंत्रता के साथ, विवेक के साथ अपना काम करता रहा है। सिर्फ केजे राव या टीएन शेषन का नाम लेना बेमानी होगी। बड़ा अफसोस हुआ सुन के, इस लॉजिक को भी सुन के कि देखिए साहब, उसने मुझे मुंह तो बनाया, उसने मेरी गाली तो दी, लेकिन मुझे थप्पड़ नहीं मारा। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वेशन, वो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अगर वो आदेश में नहीं आया तो हम कितने खुश हैं कि देखिए साहब, उसने कहा कि आप हत्यारे हैं, लेकिन देखिए आदेश में तो नहीं कहा ना, हम बच गए ना, तो हम हत्यारे कैसे हुए? आदेश में कहता तो हम हत्यारे होते। कितना लेम एक्सक्यूज है। आप जरा पूछिए कि आर्टिकल 324(1) ये किसके लिए है? ये इलेक्शन कमीशन के लिए बना है। भारत के संविधान निर्माताओं ने और इलेक्शन कमीशन को स्वागत करता। सो प्लीज, आपकी बातों से नहीं बात बनेगी। बोला नहीं, प्लीज हाई कोर्ट की बात सुन लेते हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट में कहा था। आमीन साहब, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लेते हैं एक-एक करके। हम लोग कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है भाई, समझिए आमीन साहब। इलेक्शन नहीं होता। आमीन साहब सुन लेते हैं। पॉलिटिकल नहीं है, इस तरह ना बहस कीजिए। पहले समझिए, भारत के संविधान ने आपको सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ये आपको दिया है, पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी दिया है। इसलिए ये कह के आप कैसे, भाई पॉलिटिकल पार्टी तो मेरे पास आई ही नहीं, बताइए हम क्या करें? कितना लेम एक्सक्यूज है। आपका मतलब है इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। एक्सेप्ट कर ले गलती तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपका मतलब इलेक्शन नहीं कराएं। संस्थाएं गलती करती तो हैं। गवर्नर रूल एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? अरे सारी गलती इलेक्शन कमीशन की, आप छोड़िए उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि यही इन्हीं पावर्स को लेके एक सेशन आता है 1990 में और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछता और वो पूरा चेंज सुधार कर देता है और अगले 20 साल तक इलेक्शन सुचारू रूप से चलते हैं। आज ये बौना हो गया है इलेक्शन कमीशन, ये ड्वार्फ हो गया है और ये सरकारी जो वो लोग हैं वो एक डिक्टेटर थे सेशन साहब, उन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर्स की बात नहीं मानी। आपने सुना मोहम्मद आमीन साहब को? एनके सिंह सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। एनके सिंह सर माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रहा हूं। सुबीर भौमिक साहब, मोहम्मद आमीन कह रहे हैं कि टीएन शेषन तानाशाह थे। टीएन शेषन जिनको याद किया जाता है एक बेहतर चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, मोहम्मद आमीन साहब अपने अनुभव के आधार पर उनको डिक्टेटर मानते हैं। केजे राव का भी जिक्र नहीं होना चाहिए फिर तो बिहार के चुनाव के लिए। सुबीर भौमिक साहब, टीएन शेषन के साथ आज के तारीख में जो शख्स इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं उनका तुलना ही नहीं करना चाहिए। वो तानाशाही थे, जिसका कान उन्होंने पकड़ कर कहां तक खींच लिया, वो सब उस जमाने में हम बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे और बंगाल में भी चुनाव हुआ, हम देखते रहे हैं। ये तुलना ही नहीं इनके टीएन शेषन के साथ करना चाहिए इन लोगों का। ये लोग जो हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब किताब पे चलने वाले हैं और कमिश्नर के केस मिस्टर गिल भी गए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में गए थे, इसमें बात मत कीजिए। वो कभी कमिश्नर को साथ लेके आप नहीं बीच चले, में बात मत अब फुल कीजिए। कमीशन काम अच्छा करता यार, है। इन्हीं से बात करवाओ फिर। सॉरी, नहीं, एक एक करके। अमीन Let him साहब, speak. अमीन साहब मैं आऊंगा आपके पास जी। कहिए सुबीर सर, कहिए। हाँ, ऐसा है कि हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं और इस पे हम चाहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई चुनाव के बाद हो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसका ऐलान कुछ लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। नोबडी इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव लॉ। इसमें ये जरूर होना चाहिए कि 3 के जगह 4 चरण, क्योंकि हम जो सीधा सिक्योरिटी का लॉजिक दे रहे हैं जी, कि आप असम से जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको निकाल के बिल्कुल 4 से वो आप लगातार बताते रहे सर, आवाज ये उठाते रहे कि देखिए संभव था कि कम चरण में चुनाव हो। सुबीर सर, आप लगातार ये सजेशन देते रहे। भूटान खतरा है, ये सिक्योरिटी का मुद्दा अमीन साहब से हम ज्यादा जानते हैं। ओके, बिल्कुल, फौज में भी रहा। ये नेपाल भूटान का खतरा, ये सब बांग्लादेश, उससे ज्यादा यहाँ गड़बड़ होता है चुनाव में। एक ठीक बात है। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, आप एक लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में है। सुबीर सर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट को भी जरा शामिल करना है। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या वाकई चुनाव आयोग आपको कहीं ऐसे एक्टिव मोड में नजर आया जहां पर उसने आचार संहिता का पालन न करने पर अपने अधिकारियों पर भी नकेल कसी हो, जवाबदेही तय की हो? क्या वाकई ऐसा कुछ होता नजर आया आपको? देखिए, इस तरह से तो नहीं दिखाई दिया चुनाव आयोग की। जो हम लोग, अगर मैं पूरी उसके चुनाव के दिन की प्रक्रिया को भी गौर करूं तो उन्होंने ये ज़रूर किया कि हर जगह आपको सैनिटाइज किया, वो मास्क मिला और ग्लव्स मिले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करने में वो वहाँ भी विफल रहा। और इसके साथ साथ उन रैलियों को जो ऑब्जर्वर के, अगर ये चाहते, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर चाहता तो उसके पास कार्रवाई करने के बहुत सारे तरीके मौजूद थे। कानून से अलग उन्होंने जो जिस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही थी, लगातार हर एक रैली की रिकॉर्डिंग होती है, हर एक रोड शो की रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ तक कि हम लोग जो उनकी जो सभाएं देख रहे थे, नुक्कड़ छोटी छोटी सभा, वहाँ पर भी चुनाव आयोग की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वहाँ एक आदमी शख्स होता है। मुझे लगता है कि उन फुटेज को देखा जाना चाहिए था और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक अनुराग, एक बात और है, 2 चीज़ों को जरूर गौर करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेस इस बात पर दे रहे हैं कि तीनों फेज एक साथ होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि इस बात को बंगाल के अंदर बैठकर शायद इतने आसानी से आप नहीं कह सकते कि तीनों फेज एक साथ होने चाहिए थे। वो यकीनन यहाँ आकर आपको पता चलेगा। और जो शीतलकुची की घटना थी, उसने बाकी के फेज में चुनाव में हिंसा नहीं होने दी, इस बात को मानना पड़ेगा। और रही बात यह कि वो सिर्फ रैली और उस पर ज्यादा ये माना जाना चाहिए कि उसने किया, लेकिन मुझे लगता है कि 3 फेज का चुनाव इतने दिन तक, हालांकि सुबीर सर उससे बहुत सीनियर है और वो यहाँ तमाम जगह पर काम कर चुके हैं। आप ग्राउंड जीरो पर जो महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन तपस, क्या आपको कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन मोड में, इतने एक्शन मोड में नजर आया कि कहीं भी अगर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन लिया गया? जी नहीं, कदे नहीं, क्योंकि जी जैसा धीरेन्द्र ने कहा कि जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव के लाइन पे जब आप खड़े होते हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके साथ सैनिटाइजर्स, ग्लव्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हुई थी। और अगर आप पुख्ता सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपका पुख्ता इतना सिक्योरिटी था, पहले 4 चरणों में हिंसा हमें लगातार देखने को मिला। जब ममता बनर्जी जाकर एक बूथ में बैठी रही नंदीग्राम में, तब चारों ओर से बूथ को आप देख सकते थे किस तरह से लोगों का जमावड़ा था। टीएमसी सपोर्टर्स वहां पहुंचे थे, हज़ारों के तादाद में वहां थे, तो वहां प्रोटोकॉल कहीं मेंटेन नहीं हुआ। लेकिन ये वाजिब सवाल है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन नहीं हुआ तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो वो अगर डीएम होंगे, अभी तक किसी की जवाबदेही तय होती नजर नहीं आई आपको? तपस, खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है? अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। बप्पा चटर्जी, 2 सवाल। पहला सवाल तो जो तपस ने पूछा था पहले सेगमेंट में ब्रेक पर जाने से पहले, कि क्या आप एश्योर कर रहे हैं कि वैक्सीन पश्चिम बंगाल में मिलेगी? जो हालात बिगड़े हैं पश्चिम बंगाल में, जिसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार आप भी हैं, क्या वहां वैक्सीन पहुंचाने के लिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार गंभीर है? देखिए, ऑलरेडी फर्स्ट फेज में 52 लाख का वैक्सीन सरकार ने भेज दिया था, जिसमें से मात्र 31 लाख वैक्सीन को यूज किया गया, बाकी 21 लाख वैक्सीन जो अनयूज्ड रहा, जिसको किसी भी तरह में लगाने का कोई व्यवस्था बंगाल के सरकार ने किसी भी तरह से ये व्यवस्था नहीं ली, ना ही हॉस्पिटल के माध्यम से इसको करवाया गया। अभी रहा बात, अभी का जो वैक्सीन का जो डेटा है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जो जिस तरह से दूसरे प्रांतों तक पहुंच रही है, बंगाल में भी बहुत ही जल्द पहुंचेगा। लेकिन बारासात के हाटखोला में लगभग 30 करोड़ रुपया का
कोविड का जो पूरा साज सरंजाम था उसको जला दिया गया और कोई मीडिया इस पॉइंट को नहीं दिखाया गया। आप लोग इतने सचेत दिख रहे हैं, लेकिन हाटकोला का जो न्यूज है मुझे लगता नहीं कि न्यूज नेशन से भी दिखाया है। तो ये जो कोविड का जो इतना साज सरंजाम, टोटल वैक्सीन से लेके, टोटल पीपी किट से लेके, टोटल जो सरंजाम था जिसको जलाया दिया गया रातों रात, इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इसके ऊपर भी कोई न्यूज चैनल का फोकस नहीं रहा। तो स्टेट गवर्नमेंट बार बार बंगाल के साथ, बंगाल के लोगों के साथ कर रही है। ममता दीदी बोली थी बंगाल में, एक सेकंड इस उम्मीद के साथ कि आप ईमानदार जवाब देंगे। बंगाल में ममता दीदी बोली थी कि 100% काम हो चुका है, सारा उनका हॉस्पिटल्स रेडी है, लेकिन आज ये नौबत आ चुका है कि बंगाल में कोई हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जहां बिल्कुल लगातार हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं टीएमसी के नेताओं से, लेकिन सर ऐसे हालात बने क्यों, उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, जैसे आप टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा सवाल आपसे ये, चूंकि आज हम चुनाव आयोग के फैसले पर चर्चा कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को ईमानदारी से कि पश्चिम बंगाल में अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो उसके दोषी आप भी हैं? ईमानदार जवाब। डेफिनेटली सब राजनीतिक दल इसके लिए दोषी होंगे, सिर्फ हम लोग नहीं, सभी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां से लेके ये सारे विषय को लेके इसको नकारने का कोई जगह नहीं है। मैं अगर नकारूंगा तो मैं इंसानियत के साथ गलती करूंगा, तो इस विषय को नकारने का कोई जगह नहीं है। इतनी राजनीतिक हिम्मत है आप में कि आप माने कि आपने भी हालात बिगाड़े पश्चिम बंगाल के, विस्फोट के हालात बन चुके हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त, भावावेश में इतना ज्यादा हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव। हम लोग मोदी जी की जो सभा रवि ओझा, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लगाने का आवाज पप्पा चटर्जी जी की आ रही है ना, उनको बोलिए चुप रहने के लिए, तब तो जवाब दो। सर इतना संयम अगर तमाम नेताओं में होता तो स्थितियां सुधर जाती। टीएमसी के प्रवक्ता भी अगर इतने गंभीर होते तो हालात कब के बदल चुके होते। पप्पा चटर्जी सुन लेते हैं जरा। रवि ओझा, सवाल मेरा आपसे, जब तक सजाग नहीं, पप्पा चटर्जी सुन लेते हैं एक बार, पप्पा चटर्जी सुन लेते हैं एक बार। रवि ओझा, देखिए बहुत शालीनता से मैंने सबको सुना है, बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। आशा करता हूं कि मेरी बातों को भी शालीनता पूर्वक सुना जाए। जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब आप पहले दे दीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा। जिस तरीके से पप्पा चटर्जी स्वीकार रहे हैं कि आपके अंदर इतना राजनीतिक हिम्मत है कि आप कहें कि हम जिम्मेदार हैं पश्चिम बंगाल के बिगड़ते हालात के लिए। सुनिए, जिम्मेदारी दिखाते हुए हमने तो पहले ही कह दिया था कि 3 चरणों के चुनाव को 1 चरण में करवा दिया जाए। रवि ओझा, क्यों सुने आपकी उस बात को जो आप 20 मिनट पहले कह चुके हैं? जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना सर। साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्फोट हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। क्या आप ये कह सकते हैं कि टीएमसी भी जिम्मेदार है? इस विस्फोट के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो इलेक्शन कमीशन है, जो इंटरटेनमेंट कमीशन बन करके रह गया है, जो एक राजनीतिक दल के इशारे पर कार्य कर रहा है। अगर उसने निर्देशिका पहले ही दे दी होती तो सारे चीजें मान ली जाती हर राजनीतिक दल के द्वारा। 10 साल से आप पावर में हैं, वो इलेक्शन कमीशन नहीं आपको पावर दी थी, जिताया था इलेक्शन। समझ लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा है कि शालीनता से सुन लिया जाए मेरी बात को, मैंने किसी के बीच में नहीं। 10 साल से आप पावर में तब क्या था, इलेक्शन कमीशन नहीं वोट कराए थे। सुन लीजिए 1 मिनट, आज आप बैठे सत्ता में, अब बेकार की बातें करते हैं। मोहम्मद अमीन साहब सुन लीजिए ना, इलेक्शन कमीशन जो एंटरटेनमेंट हो गया, क्यों परेशानी गलत हो बात रही है है आपकी, आप भी इंटॉलरेंट गलत है। आरोप मत लगाइए, इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, मिलकर लड़ाई लड़नी है महामारी से। आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, सब लोग मिलकर लड़िए इस महामारी से, ईश्वर से डरिए। झूठ देखिए, मैं आप तीनों पैनलिस्ट को ये भी बताऊं कि सिर्फ साथ मिलकर लड़ना नहीं है, साथ ही साथ हर तरह की जवाबदेही भी तय करनी है ताकि कम से कम आगे इस तरीके के हालात ना बिगड़े। एनके सिंह सर, आपने सुना टीएमसी के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार। क्या वाकई सर इस दलील में भी दम है? क्या सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है? नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई विजडम नहीं, कोई विवेक नहीं? बोलने का मौका दीजिए। आप ईमानदारी से अपनी बात तो कहिए रवि ओझा, हिम्मत तो जुटाइए पहले, कहिए फिर सर। ये सुनिए, जैसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए होता है। सर मैं तो लगातार पिछले 40 मिनट से सुन रहा हूँ आपको, आप कहिए तो। और अभी वो बोल रहे सेंट्रल फोर्स को स्कूल से भगाना होगा। बप्पा चटर्जी 1 मिनट, बप्पा चटर्जी 1 मिनट, आप अपनी बात कह चुके हैं। बप्पा चटर्जी 1 मिनट, रवि ओझा सुनिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, हिम्मत से बताइए। एकदम मैं देखिए, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हम लोगों ने आग्रह किया था कि समय की गंभीरता को देखते हुए, सुन लीजिएगा साहब, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। हमने पहले ही कहा था कि समय की गंभीरता को, नाजुकता को देखते हुए
देख लीजिए, अवस्था देखिए, इतने इंटॉलरेंट क्यों है। 5:06 पर भी आप वही बात कह रहे थे, 5:46 पर भी आप वही बात दोहरा रहे हैं। क्या मतलब सर इस बात का? दिया बाहर, उसके बाद बैठ करके दलीलें दे रहे टीवी पर। पूरे बंगाल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन जो पूछा वो बताइए। नहीं है। चलिए आप नहीं बताएंगे, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं इज्जत करता हूँ। इनके सिंह सर, क्या सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना सही होगा? नहीं, देखिए, ये कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ भारत में जो फॉर्मेट है वो एडवर्सेरियल कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी का है, जिसमें एक पार्टी दूसरे से जद्दोजहद करती है और जनता के पास जाती है चुनाव में और वोट मांगती है। लिहाजा अगर एक पार्टी नहीं मानेगी तो दूसरी भी नहीं मानेगी। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इसी के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो इंटरमीडियरी का रोल करते हैं, जो उसको कंट्रोल, डायरेक्ट और सुपरवाइज करते हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन कमीशन ही इसको रोकता कैसे? अगर वो एक को कहता कि तुम ना करो तो दूसरा भी ऑटोमेटिक नहीं करता। मुश्किल ये है कि अगर आपने इसको नहीं किया तो जो एक कर रहा है, भाई अगर ममता कर रही है तो अमित शाह करेंगे ही करेंगे। ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी का ये फॉर्मेट है जिसमें कि प्रतिद्वंदिता होती है। प्रतिद्वंदी प्रजातंत्र में पार्टियों की गलती नहीं होती है, संस्थाएं जो उसके लिए संविधान में दी गई है उनका रोल होता है। ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र पंडित, चुनाव आयोग का 2 मई को लेकर फैसला क्या देर आए दुरुस्त आए या बहुत देर हो चुकी है कोरोना के लिहाज से? देखिए, सब कुछ गंवा के होश में आने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोलकाता में हम उस डर को महसूस करते हुए देख रहे हैं जहां पिछली बार का इलेक्शन में 67% वोट वो 60% पर चला जाता है। वहां जहां राज्य की मुख्यमंत्री वोट डाल रही हैं और जो उनकी मूल सीट थी उससे पहले। इसके अलावा आप अगर शहर के अंदर जाके देखेंगे, वो माहौल देखेंगे, उन बिस्तरों की कमी देखेंगे, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जबकि यहाँ ये कंट्रोल हो सकता था। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गंवा के होश में आने वाली कहानी है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रांसमिशन इस समय फैलता हुआ हम लोग देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा है कि आप एक डर को यहाँ महसूस कर सकते हैं। होटल से बाहर निकलते हुए डर लग रहा है लोगों को, क्योंकि 50% किसी भी जगह शायद इतनी ज्यादा टेस्टिंग के बाद पॉजिटिविटी रेट नहीं होगी। मुझे लगता है आप भी लगातार कोलकाता को कवर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को कवर कर रहे हैं, वही डर क्या एक रिपोर्टर के तौर पर आपको भी नजर आ रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? बहुत संक्षेप में। जी ज़रूर, क्योंकि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, कहीं भी जाना, किसी भीड़ में जाना, हालांकि हम भीड़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अस्पताल के बाहर पहुंचना, वहां लोगों से बात करना, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो ज़रूर है। और हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जो इन्फेक्टेड हैं, अस्पताल में हैं, कई लोग ऐसे आईसीयू में हैं, तो हमें काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भय का वातावरण महसूस किया जा सकता है, जैसा धीरेन्द्र कह रहे थे। बिल्कुल, आप दोनों अपना ध्यान रखिए। एक बड़ी चुनौती है जिसको इस वक्त आप निभा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। लेकिन सुबीर भौमिक साहब, जैसा धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ लुटाकर होश में आए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अब अगर होश में भी आ गया है चुनाव आयोग, तो क्या आगे इसको एक सबक के तौर पर लेगा या इसे भी भुला दिया जाएगा? जी, मैं धीरेन्द्र जो कह रहा है और तापस जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं भी रिपोर्टर रहा हूं और मैं आज सुबह सेकेंड डोज वैक्सीन लेने गया था। 4 दिन कोशिश के बाद मुझे सेकेंड डोज वैक्सीन आखिर तक मिल गया। थोड़ा कनेक्शन वगैरह है, बीबीसी में काम कर चुके हैं, बट जाते वक्त 3 अस्पताल के बाहर जो हमने भीड़ देखा और वहां कोई कंट्रोल वगैरह के सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लोग मार काट के हमें वैक्सीन मिल जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इस तरह का हालत था। तो यहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब क्लीशे है, ये सब लेक्चर देने के लिए अच्छा चीज है, बट ऑन ग्राउंड धीरेन्द्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, डरावने वाली हालत है। And I wish them all the best, both Tapas and Dhiren. But the point is, यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि better late than never। अब होश अगर आए, 8 चरण चुनाव करने के बाद 50% संक्रमण रेट होने के बाद अगर किसी को होश नहीं आता, फिर तो गंगा में उठा के फेंकना चाहिए। कम से कम होश। उसी तरफ इशारा कुछ मद्रास की अदालत ने भी किया है कि हत्या का मुकदमा क्यों ना दर्ज किया जाए। सवाल चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी उठ रहा है और राजनीतिक दलों के विवेक को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए आज बंगाल के इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन अब एक जरूरी खबर, इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें।
अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं। आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर प्लाज्मा डोनर डिटेल भेजें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।